हेलो फ्रेंड्स, एससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी 1 दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए फुल मॉक टेस्ट आपके कराए जा रहे हैं और इसी के अंतर्गत ये टेस्ट नंबर 4 है। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों ये आपका देखिए यहाँ पर जो पेज है ये सिंगल पेज में लिया गया है, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो आपको डबल पेजेस वाला मिलेगा, यानी इधर भी क्वेश्चन होगा इधर भी क्वेश्चन होगा, जिससे कम पेजेस में वो आपका होगा और आसानी से उसका प्रिंट भी आप निकलवा सकते हैं। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन की डिटेलिंग आपको यहाँ पर दी गई है आंसर के साथ साथ, तो काफी अच्छे तरीके से टेस्ट बिल्कुल ये कराया जा रहा है। और क्योंकि आपका 2 घंटे का 100 क्वेश्चन का यहाँ पर पेपर रखा गया है, लेकिन हमने यहाँ पर इस टेस्ट के लिए केवल 90 मिनट आपके लिए दिए हुए हैं। और इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें ये टेस्ट लेवल आपका हर प्रकार से लेवल इसमें रखा गया है। करंट के क्वेश्चन भी इसमें समाहित किए गए हैं और इसमें हार्ड लेवल का भी टेस्ट है आपका, और इजी टू मॉडरेट भी है, मॉडरेट टू हार्ड है, सभी लेवल के टेस्ट इसमें रखे गए हैं। ये लेवल अभी जो आपका 4 नंबर टेस्ट है ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का टेस्ट है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका चाहे वो सरल हो या कठिन हो, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपकी इजी क्वेश्चन भी वहां पर गलत हो जाते हैं यदि आपने सही से रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके वन उन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जल निकायों की सफाई। तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत कौन नहीं शामिल है? तो वन उन्मूलन। वन उन्मूलन का मतलब है वनों को नष्ट करना, पेड़ पौधों को काटना, तो ये शामिल नहीं है। इससे पर्यावरण का क्या होगा? विनाश होगा, संरक्षण नहीं होगा। बाकी सभी यहाँ पर क्या है, ये जो आपके ऑप्शन लिखे गए हैं इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा, लेकिन वन उन्मूलन से नहीं होगा। तो ए नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो काफी इजी क्वेश्चन है, पहले चैप्टर से ही आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है यहाँ पर 1980, 1982, 1983, 1984। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सभी को आंसर पता होगा एक एक स्टूडेंट को, जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। नंबर आपका हो जाएगा सी, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है। और नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस के रूप में मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज्यादा हानिकारक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखिए दिया गया है केवल एक और 3, 2 और 3 और या फिर तीनों। तो यहाँ पर देखिए आपका क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर ओजोन परत से के संरक्षण से संबंधित नहीं है, ये आपका क्या है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस गैस के रूप में मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक है, हानिकारक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के हालांकि उत्सर्जन ज़्यादा है, मीथेन का कम है, लेकिन खतरनाक आपकी मीथेन है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पर 1 नंबर सही है और यहाँ पर 3 नंबर सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, 3। तो यहाँ पर बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर देखिए डिटेल इसकी देख सकते हैं। जो भी यहाँ पर कठिन क्वेश्चन है उसकी पूरी डिटेलिंग हमने यहाँ पर कर रखी है अच्छे से, जिससे आपको अन्य भी जो भी क्वेश्चन आगामी आएंगे उसमें आपको काफी उसी रिलेटेड टॉपिक से यदि आता है तो काफी आसानी से आप उसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट हुआ था कहाँ पर? शिकागो में, जिनेवा में, लंदन में या रियो डी जेनेरियो में? तो इसका आंसर भी सभी को पता होगा, ये कहाँ पर आपका हुआ था? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है किसके लिए उपयोगी नहीं होती है? बायोगैस उत्पादन में, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में, कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में या कैंसर के निवारण में? तो यहाँ पर देखिए जो आपकी मशरूम की खेती होती है वो बायोगैस के उत्पादन में भी उपयोगी होती है, यहाँ पर कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में भी ये काम आती है और कैंसर के निवारण में भी ये काम आती है। बाकी यहाँ पर जैविक जो आपका होता है सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में ये काम नहीं आती है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो आपका बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के वनों की पत्तियां नुकीली होती हैं? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताइए किस वनों की पत्तियां नुकीली होती हैं? यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो आपके शंकुधारी वन होते हैं वो आपके देखिए ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, और पत्तियां नुकीली होने का कारण क्या है कि जो बर्फबारी होती है वो पत्तियों पर जमा ना हो पाए, और पत्तियों पर यदि बर्फ जमा हो गई तो पेड़ भारी होकर टूट भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं, तो इस कारण से उनकी पत्तियां नुकीली होती है। इसका सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 21.32, 22.50, 24.62, 24.26। तो यहाँ पर इसका क्या सही आंसर होगा? तो यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि वनावरण और वृक्षावरण दोनों अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर वनों का आवरण का मतलब जब यहाँ पर पूछा गया तो इसमें देखिए इसमें ना वृक्षावरण का आपका परसेंटेज दिया गया है और ना ही यहाँ पर आपका वनावरण का एक सिंगल परसेंटेज दिया गया है। इसमें टोटल मिलाकर जो होता है आपका उसका परसेंटेज दिया गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 24.62। सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि क्या है, ये आपका
टोटल है, वनावरण को भी मिला लें और वृक्षारोहण को भी मिला लें तो आपका कितना 24.62 आपका बनता है। वैसे केवल वनावरण की बात की जाए तो 21.71% है और केवल वृक्षावरण की बात की जाए तो 2.91% है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में ये नहीं है और ये नहीं है, तो फिर आप ये सही करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका भले ही यहाँ पर अलग है क्योंकि इसमें दोनों को नहीं शामिल किया गया, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में ये चीज़ दिया गया इसलिए इसको आप सही करेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन इसके देख लेते हैं, होलार्ड, टीसार्ड या इकार्ड। इसमें से क्या कहा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, होलार्ड कहा जाता है। मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा ये कहलाती है। इसमें कुछ डिटेलिंग है, उसको देख लेते हैं एक बार। मृदा में उपस्थित जल होलार्ड कहा जाता है तथा पौधों के उपलब्ध होने वाला मृदीय जल चेसर्ड कहलाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सा प्रदूषण में योगदान नहीं करता है? जल विद्युत शक्ति संयंत्र, परमाणु उसमें शक्ति संयंत्र या न्यूक्लियर। तो यहाँ पे देखिए प्रदूषण में ये आपका कोई भी हो सकता है, जल हो सकता है या वायु हो सकता है, तो प्रदूषण में कौन नहीं करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र ये तो करते ही है, नाभिकीय विकिरण इन्हीं से संबंधित है। उसमें शक्ति संयंत्र भी धुआं इनसे निकलता है, तो ये भी प्रदूषण में योगदान देते हैं। न्यूक्लियर शक्ति से भी आपका क्या होता है? इनसे आपका भी रेडिएशन निकलता है। जो जल विद्युत शक्ति संयंत्र है इसमें क्या डायरेक्ट आपका मोटर लगा रहता है और किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण इससे नहीं होता। तो सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक सिंग वाले बड़े गैंडों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है? अनुसूची 1, अनुसूची 3, अनुसूची 5 या अनुसूची 4। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अनुसूची 1, ए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। जो आपके बड़े गैंडे हैं उनको 1972 की अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु समूह में जैव निम्नकरणीय वस्तुएं शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पर आपको देखना है कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जैव निम्नकरणीय का मतलब यहाँ पर है जिनका आसानी से क्या हो जाए, विघटन हो जाए, यानी मिट्टी में वो मिल जाए। तो घास, फूल, चमड़ा ये तो मिल जाएंगे, जबकि यहाँ पर नहीं पूछा है तो ये नहीं होगा। घास, लकड़ी और प्लास्टिक। तो यहाँ पर देखिए प्लास्टिक, यहाँ पर क्योंकि समूह पूछा है तो समूह की बात है तो पूरे के पूरे उसमें वही होने चाहिए, कोई भी एक अलग हुआ तो वो फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लास्टिक अलग हो जा रहा, तो ये यहाँ पर आपका क्या है? जैव निम्नकरणीय नहीं है। तो सही आंसर भी यही आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए जो है वो सभी आपके जैव निम्नकरणीय है, यानी विघटन आसानी से उनका हो जाएगा मिट्टी में। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं पूरा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इस पीडीएफ में हम जो दे देंगे उसमें आप जाकर पूरा पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन का डिटेल अच्छे से दिया गया है। जितने भी टेस्ट यहाँ पर कराए जा रहे हैं उन सभी की टेस्ट पूरे क्वेश्चन के डिटेल जो है उनको पूरा कराया जा रहा है और काफ़ी अच्छे लेवल में कराया जा रहा है। आप टेस्ट यहाँ पर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए टेस्ट आपका जो कराया जा रहा है उसमें पहले जो पीडीएफ आपका मिल रहा है वो विदाउट आंसर मिल रहा है, और सेकंड पीडीएफ जो आपका मिल रहा है वो टेस्ट आंसर के साथ साथ आपका डिटेल जो सोल्यूशन है उसके साथ मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी तैयारी रिविजन की तरीके भी हो जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है, इसके द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये आपका थर्मल पावर प्लांट, आटा मिल, उर्वरक संयंत्र या सीमेंट उद्योग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फ्लाई एश होता है वो आपके राख का ढेर होता है और काफ़ी ऊंचे तक होता है, क्योंकि आपके जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं इनमें कोयले का यूज किया जाता है और वो जलने के बाद जो बचता है राख के रूप में वो एक जगह इकट्ठा होता है, वही आपका फ्लाई एश होता है और ये काफ़ी बड़े लेवल में काफ़ी ऊंची मात्रा में रहता है। तो ध्यान रखिएगा इसको, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में घास के मैदान को कैंटरबरी नाम से जाना जाता है? तो जितने भी देश हैं जो घास के आपके मैदान हैं, जितने भी घास के आपके मैदान हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग उनके नाम दिए गए हैं, वो सभी हमने नोट्स में आपको दे रखे हैं। एक्स्ट्रा नोट भी आपको दे रखा है जिसमें लगभग सारे घास के मैदान आपके कवर किए गए हैं, तो उसको जरूर पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो कैंटरबरी यहाँ पर दिया गया है वो कहाँ पर पाया जाता है? और यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका जो शीतोष्ण घास के मैदान भी होते हैं और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, अलग अलग होते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, न्यूजीलैंड में होता है, हंगरी में या दक्षिण अफ्रीका में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कैंटरबरी जो घास का मैदान आपका पाया जाता है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कर लेंगे। हेलोफाइट, ऑक्सिलोफाइट, कैज्मोफाइट या लेथोफाइट। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लवणीय मृदा यानी कि जो आपका नमक युक्त मृदा होता है, लवणीय होता है, उसमें जो पादप उगते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेयरी, सवाना, पंपास या वेल्ड। तो देखिए उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दो आपके घास के मैदान होते हैं, तो ये यहाँ पर आपको बताना है उष्णकटिबंधीय कौन सा इसमें है। तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा बी नंबर। सवाना जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय है, बाकी जितने भी आपके घास के मैदान है प्रेयरी, पंपास और वेल्ड। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में आपका पाया जाता है, पंपास अर्जेंटीना में, तो उनको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बाकी सभी शीतोष्ण घास के मैदान है और सवाना आपका जो है उष्णकटिबंधीय है। बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है भूमध्य सागरीय, उष्ण कटिबंधीय सवाना, मध्य अक्षांशीय घास स्थल या प्रेरीज। तो सही आंसर ब्रेड बास्केट जो कहा जाता है, प्रेरीज को कहा जाता है। सही आंसर आपका डी नंबर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संगठनों में विभिन्न तत्वों के संचरण के निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख चालक बल कार्य करता है? यानी कि एक दूसरे से जो इसमें चालक बल होता है वो क्या होता है? जैसे बिजली प्रवाहित होती है तो उसमें सभी लोग जानते हैं करंट होता है, आवेश होता है, वो जाता है। तो उसी तरह ये जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न संगठनों में जो तत्वों के संचरण के लिए होता है वो क्या होता है? ऊर्जा होता है, जल होता है, प्रकाश होता है, गैस विनिमय होता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें ऊर्जा का प्रभाव चलता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन है। निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या सापेक्ष, ये सभी। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के पिरामिड द्वारा उत्पादकता का बोध होता है? संख्या पिरामिड, बायोमेस पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड, या ए, बी और सी दोनों? तो यहाँ पे देखिए उत्पादकता का बोध होने का मतलब है, यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा द्वारा ही यहाँ पर आपकी उत्पादकता होती है, तो यहाँ पर सी नंबर ही आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा पिरामिड में पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को परिष्कृत किया जाता है। इसमें भोजन श्रृंखला व भोजन जाल के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरण होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? इसमें सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है, पौधे इन दोनों का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। CO2 मुक्त होती है और O2 की खपत होती है, ये गलत है, इसका उल्टा होगा। O2 मुक्त होती है और CO2 की यहाँ पर क्या होती है? खपत होती है, यानी CO2 ग्रहण करते हैं पौधे और O2 ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, तो ये कथन गलत है। O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की खपत होती है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 यहाँ पर केवल सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 और 2 आपका सी नंबर में आ रहा है, तो सी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत जीवी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर, पशुओं पर, अकार्बनिक पदार्थों पर या मृत एवं अपघटित पदार्थों पर? तो मृतोपो जीव जो होते हैं वो आपके जो मृत चीज़ें होती हैं, जो भी जानवर होते हैं वो मृत हो जाते हैं, तो उन्हीं पर ये आपके उत्पन्न होते हैं, तो ये आपका 21 का डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिनके पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी भी है। अनुसूची 1, 3, 4 या 5? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुसूची 1, यानी ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी, मृतजीवी या सर्वाहारी या सर्वाहारी? तो देखिए जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने आहार के लिए, वो भी जीवित जीव ही होगा जिस पे वो निर्भर रहते हैं, तो वो आपके परजीवी कहलाते हैं, पैरासाइट। ए नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में समस्त जीवधारियों तथा सूक्ष्म जीवों के आपस में उनके भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं तथा अंतर संबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए ये शाखा आपकी सीधे सीधे पारिस्थितिकी कहलाती है, और जिसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे पारिस्थितिकी इसका आंसर होगा। ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड सैंडर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत में एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। यह दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। तो इसमें बताइए कौन सा सही है? तो रेड सैंडर्स जो होती है वो आपकी दक्षिण भारत में पाई जाती है, बिल्कुल सही है ये, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं मिलती है, ये गलत है। तो यहाँ पर केवल एक आपका सही है, ये नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसमें देखिए रेड सैंडर्स, इसको रक्तचंदन भी कहा जाता है, और टोरोकार्पस की एक प्रजाति है जो दक्षिण भारत की पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के लिए पर पाई जाती है, और ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में होती है, जो कि एक शुष्क गर्म जलवायु वाला आपका क्षेत्र होता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं उगता है ये, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है कहाँ पर भारत में? तो ये देखिए उत्तर पश्चिम भारत के रेतीली मरुस्थल, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी गुजरात के लवण वाले क्षेत्र या पश्चिमी घाट? तो यहाँ पर बताइए कहाँ पर ये पाई जाएगी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट में ये पाई जाएगी। डी नंबर सबसे इसका सटीक आंसर होगा, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, जहाँ पर इनका प्राकृतिक आवास है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आपका दूसरी जगह कहीं मिल रहा तो उसी को आप उसको मान लें, ये यहाँ पर नहीं होगा, प्राकृतिक आवास की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, और ये अनुसूची फर्स्ट के तहत सूचीबद्ध है। ये सब जगह हैं जहाँ पर ये पाई जाती है। उत्तरांचल यानी हिमालय की तलहटी में मिलती है, ना कि ऊंचाइयों पर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वनों के तहत भूमि बढ़ाने के लिए उठाए गए चरणों में से कौन सी गतिविधि विपरीत है? वनीकरण, स्थानांतरण, कृषि, सामाजिक वानिकी, जल विभाजन, विकास। तो बताइए यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। तो देखिए भूमि जो आपका वनों के तहत बढ़ाई जाएगी वो आपका यहाँ पर वनीकरण की जाएगी, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उससे भी वन भूमि बढ़ेगी, जल विभाजन विकास ये भी वन भूमि बढ़ाने में अपना योगदान देता है। स्थानांतरण कृषि में क्या होता है कि वनों की कटाई होती है, तो ये यहाँ पर इसका विपरीत गतिविधि है, यही पूछा जा रहा है, तो सही आंसर आपका यही हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है, ये एक नंबर कथन है। दूसरा है अनुसूचित जनजाति है अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वन उपज है। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड कथन है अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 वन निवासियों के गौण वनोपज के स्वामित्व को अनुमति देता है। तो यहाँ आपको बताना है इनमें कौन कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए बात करें यहाँ पर बांस आपका गौण वनोपज के अंतर्गत आता है और ये आपके जो भी वहाँ पे आपके अनुसूचित जनजाति हैं और आदिवासी हैं उन लोगों को इस पर क्या होता है अधिकार होता है इनको काटने का। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये वाला कथन आपका तीसरा सही है, दूसरा भी यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक नंबर ये जो है वो गलत है। तो यहाँ पे जो आपके सही आंसर हो जाएंगे 2 और 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्यों एक नंबर आपका गलत है। तो यहाँ पे देखिए गैर वन क्षेत्रों में जो बांस होते हैं उनको काटने का इनका अधिकार दिया गया है, ना कि जो है आपके वन क्षेत्रों में। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। घुमा के क्वेश्चन आपके आते हैं तो इसी तरह आते हैं और आप उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है और फिर सभी यहाँ पर आप सही कर देते हैं, वो आंसर आपका गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतःपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास उसी के अंतर्गत आपका आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे इसका डिटेल देख सकते हैं। आपकी स्थिरता 3 स्तंभों से होती है, अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो कीटभक्षी पौधे जो उगते हैं मैग्नीशियम की कमी होती है, कैल्शियम की या नाइट्रोजन की या जल की, यानी वहाँ पे जहाँ पे वो उगे हैं उनकी मिट्टी में किसकी कमी है? तो वहाँ पे देखिए किसकी कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है जहाँ पर कीटभक्षी पौधे उगते हैं। और ये कीटभक्षी पौधे कीड़े जो होते हैं आपके उनको पकड़कर खाकर आपके नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इन कथनों को आप देखिए, आपको यहाँ पे कौन सा सही लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो जो आपके कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद मिला हुआ होता है, सही है। और विद्युत संयंत्र से में जो आपका होता है वहाँ पर कोयला जलाया जाता है तो वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी ये जहरीली गैस होती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं, हवा में जाते हैं। और भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, भी ध्यान रखिएगा। तीनों कथन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यानी कि ये आपका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये आपको बताना है, या इसकी अवधारणा किसने दी थी पारिस्थितिकी संक्रमण की? तो ऑप्शन है एल्टन, बेनेट, बर्केल या रोटेजेल। तो सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, बेनेट द्वारा दी गई थी। यहाँ पर जो आपके थे 1976 में ये जॉन बेनेट ने इसकी क्या की थी, संकल्पना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया जाता है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सेवाओं में कोई भी बदलाव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसका अध्यक्ष भी पर्यावरण मंत्री नहीं होता है, कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये दोनों कथन तो आपके गलत होते हैं, एक बचा। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। जो आपका वन्यजीव बोर्ड है उसके परमिशन के बिना राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सीमा में बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केवल 3 यहाँ पर आपका सही है, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 2003 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था। और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड पारिस्थितिकी संबंधित सर्वोच्च निकाय है, ये आपका पारिस्थितिकी से संबंधित मामलों में। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आसपास निर्माण तथा अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन? प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के अंतर्गत देश में कुल कितनी नदियों को लिया गया है? 40, 34, 20 या 25? तो सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में, अक्टूबर 2008 में? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, दिसंबर 2002 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और ये आपका हुआ 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नोकरेक, अगस्त्यमलाई, दिहांग दिबांग या नंदा देवी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? नोकरेक जो आपका है जैव भंडार वो गारो की पहाड़ियों पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो आपकी जो मन्नार की खाड़ी ये यूनेस्को द्वारा अभी प्रमाणित हुई है जैवमंडल निधि, तो ये आपका सबसे बड़ा है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाली गढ़वाल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? संवैधानिक सुधारों से, गंगा कार्य योजना, नदी जोड़ो या पश्चिमी घाट के संरक्षण? तो ये आपने नोट्स में पढ़ रखा होगा। गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन जो समिति थी वो आपकी पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिया पाल आंदोलन कहाँ पर चलाया गया? ऑप्शन है आपके बंगाल, बिहार, असम या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा में बलिया पाल आंदोलन चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है कहाँ पर? किस देश में कहाँ पर मतलब किस देश में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नार्वे या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, नार्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? बेंजीन, मैग्नीज, पीसीबी, एस्बेस्टोस? तो रक्त कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आपका क्या होता है? बेंजीन होता है। ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहाँ की आबादी उतनी मात्रा में प्राप्त करेगी क्या? नाभिकीय विकिरण, चुंबकीय विकिरण, कॉस्मिक किरणें या ये सभी? देखिए जितनी ऊंचाई पे आपका घर होगा वहाँ पर उतनी ही कम मात्रा में नाभिकीय विकिरण आपकी जाएगी। नाभिकीय विकिरण क्योंकि धरती से रिलेटेड होती है, धरती में भी पाई जाती है, और यदि आप कोई भी संयंत्र जो नाभिकीय रिलेटेड संयंत्र होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं तो वो नीचे स्थानों पर ही आपके होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग विकिरण भी आपको ऊंचाई पर नहीं इफेक्ट करेगी। कॉस्मिक किरणें जो सूर्य से आती हैं वो आप ऊंचाई बढ़ने के साथ आपको इफेक्ट करेंगी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, कॉस्मिक किरणें आपको वहां पर प्राप्त होंगी ज्यादा मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रूड स्थल की उपमा दी गई है? शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, रूम, सागरी बायोम या टैगा बायोम? तो यहाँ पर अन्न भंडार किसमें मिलेगा सबसे ज्यादा? आपका शीतोष्ण घास बायोम में अन्न भंडार और दुग्ध व्यवसाय क्रूड स्थल की उपमा दी गई है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृतजीवी से परजीवी किस रूप से भिन्न होते हैं? देखिए एक आपका मृतजीवी होता है और एक आपका परजीवी होता है, तो यहाँ पर दोनों में अंतर बताना है। तो यहाँ पे देखिए मृतजीवी जीवित जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, जबकि परजीवी मृत जीवों पर। तो ये देखिए गलत है, मृतजीवी आपकी मृत पर होते हैं और परजीवी होते हैं वो जीवित जीवों पर होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। मृतजीवी मृत जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं जबकि परजीवी जीवित जीवों पर, ये सही है बिल्कुल। मृतजीवी प्रकाश संश्लेषण करते हैं जबकि परजीवी कीड़ों को भोजन के लिए निर्भर होते हैं, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं मृतजीवी, और दोनों एक जैसे हैं, ये भी गलत है, दोनों एक जैसे नहीं है। तो सही आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा बी नंबर, यही यहाँ पर सही है, बाकी सब ऑप्शन आपके गलत है, तो बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, वर्षा की परिवर्तनता या बाढ़ और अकाल? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे पारिस्थितिकी असंतुलन का एक मुख्य कारण आपका वन उन्मूलन है, बाकी सभी कारण भी हैं लेकिन प्रमुख कारण में ये आपका आएगा। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं इसकी, बाकी यहाँ पर जो दिए गए हैं अन्य विकल्प वो गौण कारणों में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, भारत सरकार सीब कर्थोन की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक और मरुस्थलीकरण को रोकता है। यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है, इसमें इसका पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। तो यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन कौन कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये होता है सीब कर्थोन, तो ये मृदा संरक्षण को नियंत्रण में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है और मरुस्थलीकरण को रोकता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। बायोडीजल ये नहीं है, यहाँ पर ये गलत है आपका, और इसमें इसका पोषकीय मान उच्च होता है और ठंडे क्षेत्रों में भी जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित है, तो ये भी सही है। और इसका वाणिज्यिक मूल्य इतना ज़्यादा है नहीं है, इमारती लकड़ी का वाणिज्यिक मूल्य ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर 4 भी गलत है, केवल आपका 1 और 3 यहाँ पर सही है, तो 1, 3 बी नंबर में है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये देख सकते हैं कहाँ पर मिलता है, क्या है इसका पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है। बफर जोन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की कितनी सीमा होती है? तो यहाँ पर काफ़ी ये इजी क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 4? तो 10 किलोमीटर होता है, सभी को पता होगा। ESZ या इको सेंसिटिव जोन की स्थापना 10 किलोमीटर सीमा के अंतर्गत की जा सकती है, यानी जैसे कि इस तरह आपका ये आपका पूरा वन होता है और बीच में आपकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा आपकी जैव विविधता होती है जंगल के बीचों बीच में, और इसके बाहर जहाँ जैव विविधता है उससे बाहर 10 किलोमीटर एरिया तक जहाँ तक भी वन फैला हुआ है उसके 10 किलोमीटर रेंज तक बाहर की वो आपका ESZ बना दिया जाता है, यानी कि ये सीमा आप नहीं पार करेंगे। यदि ये सीमा पार करते हैं तो आप जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट वाले एरिया में घुस जाएंगे, जहाँ से फिर जीवों का क्या होगा, यहाँ पर विनाश होने लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस राज्य सरकार ने नवंबर 2022 को मनुष्य जानवरों के संघर्ष को कम करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट की चलाने की घोषणा की? तो यहाँ पे देखिए ये आपका स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक योजना चलाई है जो मनुष्य और जानवरों का संघर्ष कम करेगा, क्योंकि उत्तराखंड में जानते हैं फॉरेस्ट ज़्यादा आपका है, जितनी आबादी है उसके हिसाब से जंगल काफ़ी वहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2022 में बीमार फार्म जानवरों के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की? तो अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश या गुजरात? सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा त्रिपुरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। घड़ियाल, चरमपीट क्रुम यानी कि टर्टल कछुआ जो होता है, और अनूप मृग, इसमें से आपको बताना है कौन सा संकटापन्न है। यहाँ पर आपके कूट दिए गए हैं इनमें से, तो यहाँ पे देखिए घड़ियाल ये भी आपका संकटापन है यानी 1 नंबर, और चर्मपीट कूट यानी लेदर बैक टर्टल ये भी आपका यहाँ पर संकटापन है। अनूप मृग इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो 1 और 2 इसमें देखिए 1 और 2 ए नंबर में है, तो ये आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, बामन सुअर, स्पाइडर वानर। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से मतलब है कहीं से लाया नहीं गया हो, उनका निवास स्थान ही वो हो, वो एरिया एक प्रकार से हो, उस हिसाब के एरिया जो डेवलपमेंट होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उसी तरह के प्राणी मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी शुरू से ही वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, तारा कछुआ ये आपका यहाँ पर मिलता है, मॉनिटर छिपकली भी आपकी मिलती है, बामन सूर आपका यहाँ पर प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, स्पाइडर वानर यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर ए 1, 2 और 3 ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इनके बारे में देखिए पूरा लिखा गया है। स्टार कछुआ, मॉनिटर छिपकली, पिग्मी हॉक और स्पाइडर बंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा, लोक जागरूकता माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्राकृतिक खोज यात्राओं व शिविरों का आयोजन करता है। तो देखिए यहाँ पर ये सही है लास्ट वाला, और यहाँ पर यह जो अनुसंधान, क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के लिए माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है, ये भी सही है। ये 2 कथन सही है, लेकिन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, तो ये गलत यहाँ पर कथन है। तो केवल 2 और 3 सही है। सही आंसर आपका यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा, 2 और 3 सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है, आप यहाँ पर पढ़कर जान सकते हैं इसके बारे में जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या पश्चिम बंगाल वन जीव संरक्षण अधिनियम? तो सभी को इसका आंसर पता होगा। वन जीवों को संरक्षण कौन सा अधिनियम प्राप्त करता है? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनारोपण की प्रक्रिया क्या है? वन साफ करना, पेड़ काटना, पेड़ लगाना, या जांच और संतुलन द्वारा वन संसाधनों को एकत्र करने की? तो देखिए वनारोपण प्रक्रिया आपको सभी को पता होगा, ये पेड़ लगाने की एक प्रक्रिया है। तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उच्च श्रेणी पर जो होते हैं उपभोक्ता, वो किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? केवल प्राथमिक उपभोक्ता से, केवल द्वितीयक से, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों से, या प्राथमिक उत्पादक से? तो सही आंसर हो जाएगा, जो इस श्रेणी के जो उपभोक्ता हो वो आपके मांसाहारी होते हैं, सभी को ये पता होगा। तो यहाँ पर मांसाहारी, सर्वाहारी भी होते हैं ये। तो ये जो होते हैं उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता जो कि घास वगैरह जो प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर होते हैं उससे भी ये ऊर्जा लेते हैं, यानी उनका भी यहाँ पर शिकार करते हैं, और जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं उनसे भी उनका भी शिकार करते हैं। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों से ये भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लस्ट्रीडियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वो है क्या है? वायवीय है, सहजीवी है, अवायवीय है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये जीवाणु जो आपका होता है ये आपका अवायवीय जीवाणु होता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दे सकते हैं, पूरा सही से यहाँ पर आपको समझाया गया है। ये डिटेल यदि आप पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर डिटेल काफ़ी दे दी गई है, तो इसको आप आसानी से पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगाय को वन संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है? तो ये देखिए 1, 3, 5 या 4। तो यहाँ पर देखिए 3 में ये सूचीबद्ध थी, और यहाँ पर शायद इसमें 5 में इसको फिर किया गया है, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को। वैसे 3 में ये सूचीबद्ध थी जो आपकी नीलगाय थी, तो वहाँ से ये हटाया गया है, और 5 में शायद इसको दिया गया। यहाँ पर इसको अभी हम अनुसूची 3 में मानकर चल रहे हैं, तो सी नंबर इसका सही, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिपादप ऐसे पौधों जो दूसरे पौधों पर किसके लिए विकसित होते हैं? अधिपादप ऐसे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर किसके लिए विकसित होते हैं, मतलब क्या चाहिए उनको? भोजन, छाया, आश्रय या पानी और खनिज? तो देखिए अधिपादप ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रय के लिए क्या होते हैं? विकसित होते हैं। आश्रय उनको मिलेगा तभी वो भोजन और छाया वहाँ से ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आश्रय यहाँ पर मेन है, सी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को क्या कहा जाता है? नवीन समुदाय, चरम समुदाय, क्रमिक समुदाय या इनमें से कोई नहीं? तो अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को यहाँ पे देखिए चरम समुदाय कहा जाता है। बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी डिटेल भी दी गई है। विशेष स्थान पर अनेक पादप समुदाय द्वारा परिवर्तन के पश्चात चरम समुदाय का निर्माण होता है और इसे पादप अनुक्रमण कहते हैं। यह जलाशय से प्रारंभ हो तो उसे जल क्रमक कहते हैं और नग्न क्षेत्र से शुरू हो तो मरुक्रमक कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा और ये चरम आपका समुदाय यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ऑप्शन है व्याघ्रों के लिए, पक्षियों के लिए, बाइसनों के लिए या हथियारों के लिए? तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है, तो व्याघ्र यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता का अर्थ है, तो यहाँ पर अर्थ बताना इसका। विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशीगत पादप और जंतु। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक क्षेत्र में, निर्धारित क्षेत्र में जो पादप और जंतु पाए जाते हैं वही जैव विविधता आपका कहलाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। WWF से आशय क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड फंड या वर्ल्ड फॉर फंड? देखिए वो WWF का आपका यहाँ पर नाम हो गया है, नाम आपका है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। यहाँ पर बी नंबर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 1961 में स्थापना हुई थी, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। गैर सरकारी संगठन है। ध्रुव कोहरा किसके संयोजन से बनता है? वायु और जलवाष्प, जल और धुआं, अग्नि और जल या धुआं और कोहरा? तो आपका धूम कोहरा जो होता है, जो आपका देखिए धुंध की तरह दिखाई देता है, वो आपका धुआं और कोहरा जब मिलता है तो वो बनता है डी नंबर। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल विश्लेषण के लिए BOD परीक्षण जो की जाती है वो कितने दिनों की अवधि उसकी होती है? 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन या 2 दिन? तो सही आंसर आपका 5 दिन हो जाएगा। 5 दिन के लिए ये अवधि होती है जो आपका परीक्षण किया जाता है BOD। ध्यान रखिएगा, जल से रिलेटेड है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा का आपका लेवल का पता लगाया जाता है। यहाँ 5 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई या सूरत? सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला जिला आपका यहाँ पर सूरत बन गया है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जकरांदा, जामुन, जेट्रोफा या जूनिपर? तो जैव ईंधन जो आपका मिलता है वो जेट्रोफा के बीज से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है? जल शोधन का तरीका है निस्पंदन, UV किरणन, जहरीली गैसें या याग? तो यहाँ पे देखिए जल शोधन का तरीका आपका UV किरणन जो होता है, UV रेज द्वारा जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे से छोटे जीव जो होते हैं जिनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पानी में देखा जाता है, उनको भी ये नष्ट कर देता है UV किरणन। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से पर्यावरणीय विकिरण निम्नलिखित अभिक्रिया क्या पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड? तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश जब पर्यावरणीय विकिरण से अभिक्रिया करती है तो ओजोन का निर्माण करती है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए वर्ष 2050 तक दुनिया के लिए नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन होना आवश्यक है। ग्रे हाइड्रोजन के उत्पादन के साथ शून्य कार्बन उत्सर्जन जुड़ा हुआ है। तो कौन सा कथन सही है? कथन फर्स्ट सही है और सेकंड भी सही है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड सत्य है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। ये आपका जो लिखा गया है 2050 तक दुनिया के लिए नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला गलत है आपका। तो केवल ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट सत्य है लेकिन सेकंड असत्य है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNFCCC से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आपके हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंट्रोल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कम्युनिकेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लाइमेट कम्युनिकेशन काउंसिल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य शामिल है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये आपका 12, 15, 17 या 21। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 17 लक्ष्य SDG के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जितने भी 17 लक्ष्य हैं वो आप एक बार जरूर यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशिष्ट जल पर BOD और COD परीक्षणों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय क्या है? तो अभी हमने BOD के बारे में पढ़ा, कितने था? 5 दिन के लिए था। तो ये हो जाएगा BOD का, लेकिन आपका COD भी है। तो यहाँ पे देखिए 5 दिन 3 घंटे है, 5 दिन 3 घंटे है। यहाँ पे ये देखिए दोनों 5 दिन और 3 घंटे। यहाँ पे देखिए 5 दिन और 3 घंटे हैं, 5 दिन और 3 दिन है, 5 दिन और 5 घंटे हैं, 5 घंटे और 3 दिन है। तो यहाँ पर 3 घंटे। तो यहाँ पर बताइए क्या सही होगा? यहाँ पर केवल घंटा दिया गया है, तो दिन वाला देखिए कि यहाँ पर 2 ही हैं। एक ये है कि ये 5 दिन पहले में होगा, क्योंकि आपका पहले BOD 5 दिन होगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, बाकी 2 यहाँ पर गलत हैं। तो इन दोनों में देखिए कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए COD के पूरा करने के लिए मात्र 3 घंटे का ही समय आपको चाहिए। तो 5 दिन और 3 घंटे ये सही है। BOD के लिए 5 दिन और COD के लिए 3 घंटे। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका डिटेल पूरा दिया गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधियां समानतः तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? समुद्र जुताई, सीढ़ीदार खेती, मिलिंचिंग या शेल्टर बेल्ट? तो यहाँ पर सही आंसर आपका शेल्टर बेल्ट हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और शेल्टर बेल्ट क्या होती है पूरी यहाँ पर डिटेल दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? जल ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तो यहाँ पर बताइए ऊर्जा का कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है? सेंसर आपका हो जाएगा उसमें ऊर्जा, जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, तो वो आपका अनवीनीकरण है उसमें ऊर्जा। एक बार यूज होने पर ये नष्ट हो जाती है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका पूरा दिया गया है डिटेल। कौन सही सुमेलित नहीं है? ओजोन परत, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस उत्सर्जन क्योटो प्रोटोकॉल, मानवीय पर्यावरण COP27, पर्यावरण संरक्षण स्टॉकहोम सम्मेलन। तो यहाँ पे देखिए ओजोन परत का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिल्कुल सही है, ये इससे जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन का क्योटो प्रोटोकॉल है, ये भी सही है। मानवीय पर्यावरण COP27 के अंतर्गत नहीं आता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर केवल सी नंबर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNFCCC का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है पर्यावरण तथा वन्यजीवों का संरक्षण, विभिन्न देशों में अवैध हथियारों का आवागमन रोकना, प्रमुख देशों के साथ ट्रेड संबंधी करना, ग्रीन हाउस गैसों के खतरनाक उत्सर्जन को रोकना। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा ये, जो आपके ग्रीन हाउस गैसों के खतरनाक स्तर है उनको रोकना इसका मुख्य कार्य है। डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंपा कानून के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। यहाँ पे देखिए कैंपा कानून डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, नोट्स में हमने आपको जो दिया हुआ है। कैंपा कानून राज्य के लिए प्रभावी दिशा निर्देश देता है। यह अंतर्राज्य या केंद्र समिति के बीच मुद्दों को हल करता है। ये वन भूमि के बदले जारी की गई राशि को कुशल और पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित कराता है। ये वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने में भी मार्गदर्शन देता है। तो यहाँ पर बताइए कौन शामिल नहीं है? तो देखिए जो आपके ऊपर के तीनों हैं ये शामिल है, लेकिन ये वन्यजीव के अवैध व्यापार को रोकने में मार्गदर्शन देता है, ये गलत कथन है। यहाँ पर 4 नंबर आपका गलत है, तो यही सही आंसर हो जाएगा आपका। केवल 4 है जो इसमें शामिल नहीं है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 50, 40, 60 या 45? तो सही आंसर सभी को पता होगा, अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौप मिट्टी कहाँ पाई जाती है? समुद्र तटों पर, नदी घाटी में, पहाड़ी ढालों पर या रेगिस्तानों पर? कौप मिट्टी आपकी नदी घाटियों में ही मिलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में, लखनऊ में, पुणे में या नई दिल्ली में? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान आपका महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र के ये नागपुर में स्थित है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई या सांस्कृतिक प्रदूषण? तो चिपको आंदोलन सभी को पता है, पेड़ जब काटे जा रहे थे तो ये आंदोलन हुआ था, तो वन कटाई से रिलेटेड है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर देखिए अल्जीरिया में, केन्या में, ब्राजील में, भारत में। तो यहाँ पर स्थापित किया गया है, यहाँ पर होना चाहिए, और भारत इसका सही आंसर होगा, डी नंबर। इसको सही कर लीजिएगा और यहाँ पर डिटेल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल एटमॉस्फेयर के बारे में भी दिया गया है यहाँ पर, इसके बारे में पूरा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्या है और ये किस तरह वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन धन योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो अपना वन धन योजना कौन शुरू किया था? हिमाचल प्रदेश द्वारा, तो ध्यान रखिएगा अपना वन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक ताप में निम्नलिखित में से किस गैस का योगदान सर्वाधिक है वैश्विक तापमान में? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो सही आंसर सभी को पता है, बी नंबर। सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत ने अप्रैल 2016 में जलवायु परिवर्तन और पेरिस समझौते पर कहाँ पर हस्ताक्षर किए थे? न्यूयॉर्क, पेरिस, दिल्ली, ब्रिटेन? तो पेरिस में सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर पूरा दिया भी गया है इसके बारे में डिटेल। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रतिशत है वनों का? अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आच्छादित? तो सभी को इसका आंसर पता होगा, डी नंबर सही है। इस केंद्र शासित प्रदेश में पूछा गया है, तो क्योंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर है प्रतिशत के मामले में लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा बिहार ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई? किसके द्वारा बिहार में स्थायी बंदोबस्त? तो यहाँ पर देखिए वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, कर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। तो यहाँ पर देखिए स्थायी बंदोबस्त ही आपका कर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था, तो यहाँ पर सही आंसर ही आपका सी होगा। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत कहाँ से की गई? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? तो देखिए वन महोत्सव की शुरुआत आपकी यहाँ पर दिल्ली से हुई है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश इसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के विषय में असत्य कथन है। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया है। यह योजना 2009-10 के दौरान शुरू की गई है। कमांड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम भी ग्रामीण विकास द्वारा चलाया जा रहा है। अधिक चराई भूमि की उपयोगिता और उत्पादकता और जैव विविधता को कम करता है, यानी अधिक चराई। तो ये तो कथन सही है, ये भी सही है, ये भी आपका सही है, 2009-10 के दौरान शुरू की गई है। लेकिन कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है, ये गलत है यहाँ पर। तो सी नंबर यहाँ पर केवल असत्य है, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की किस धारा के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया? तो देखिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन आपका जो आपका पशु क्रूरता अधिनियम है वो 1960 की धारा 4 के तहत ये किया गया है। यहाँ पर सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वृक्ष आवरण क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 1.91%, 2.04%, 2.91% या 3.01%। तो वृक्षावरण हमने अभी आपको ऊपर ही बताया था 2021 के अनुसार 2.91% आपका टोटल है। ध्यान रखिएगा इसको, 2.91। यहाँ पर सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ प्रबंधन किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों तटबंधों का निर्माण, नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्तियाँ। तो देखिए बाढ़ प्रबंधन में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए आपका। बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व का मूल उद्देश्य है? जानवरों की प्रजातियों के नियंत्रण, संरक्षित क्षेत्रों की प्रजातियों के व्यवहार का रखरखाव, वन्यजीव संरक्षण के बारे में जनता को परिचित करना। तो यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, तो तीनों ऑप्शन भी सही है यहाँ पर बिल्कुल। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षयशील प्राकृतिक संसाधनों का युग्म है? कोयला तथा मृदा, पेट्रोलियम तथा जल, खनिज तथा वन्यजीव, प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। तो क्षयशील जो आपके प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पर देखिए मृदा इसमें शामिल है तो ये नहीं है, इसमें देखिए जल है तो ये यहाँ पर अभी नहीं शामिल है। खनिज और वन्यजीव जो हैं वो आपके यहाँ पर क्षयशील है, और प्राकृतिक संसाधन भी है, तो यहाँ पर ये सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य भी क्योंकि क्षयशील नहीं है यहाँ पर है, लेकिन इतना उनसे पहले ये जो आपका लिखा गया है खनिज वन्यजीव, इनका भी नाश हो जाएगा। सूर्य में काफ़ी समय है तो इसलिए उसको इसमें गिनती नहीं की जाएगी। मृदा और जल को भी नहीं इसमें गिना जाएगा। तो सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर सटीक आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और साथ में यहाँ पर भी देखिए ये अनवीकरणीय संसाधनों का एक स्रोत, एक समुच्चय भी है आपका खनिज और वन्यजीव, क्योंकि दोबारा ये उपयोग में नहीं लाएंगे, एक बार नष्ट हो गया तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 से 26 मई 2020 को जनजातीय मामले मंत्रालय के एमएसपी योजना के तहत कितने लघु वन उत्पादों को शामिल करने की सिफारिश की थी? 20, 21, 22 या 23? तो यहाँ पे सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। 23 उत्पाद शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारपीन तेल के स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है? मांस का पौधा, फंड का पौधा, सूरजमुखी या पाइनस का पौधा? तो सभी को इसका आंसर पता होगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, पाइनस का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से सही सुमेलित नहीं है? रेजिन, स्याही, स्नेहक पदार्थ पेंट बनाने में, लाख की चूड़ियाँ, मोम, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, स्पिरिट आदि बनाने में, यानी लाख जो यूज होता है आपका चूड़ियाँ, मोम, इलेक्ट्रिक और ये बनाने में, रेजिन आपका यूज होता है स्याही, स्नेहक ये बनाने में, टेनिन आपका यूज होता है री उद्योग में, जीवन रक्षक उपयोग, और तेंदु बीड़ी लपेटने में। तो यहाँ पर देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए तेंदु बीड़ी लपेटने में यूज होता है, बिल्कुल सही है। रेजिन से स्याही और स्नेहक ये सब यूज होता है, ये भी सही है। लाख से चूड़ियाँ, मोम ये सब भी यहाँ पर बनाए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन टेनिन आपका रुई उद्योग में नहीं काम आता है, ये गलत बिल्कुल यहाँ पर है, तो इसको सही कर दीजिएगा। चमड़े वाले जो वर्क होते हैं उसमें टेनिन का यूज किया जाता है साफ सफाई के लिए। सी नंबर यहाँ पर सही आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांस को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? झाड़ी, जड़ी बूटी, घास या पेड़? तो बांस आपका सभी को पता है घास में आता है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी सबसे लंबी घास की बात की जाए तो वो बांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के बारे में कौन सा कथन सही है? अधिनियम विधायी उद्देश्य जानवरों पर अनावश्यक दर्द और पीड़ा का प्रकोप को रोकता है। पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में अधिनियम की धारा 2 के तहत की गई थी। यह अधिनियम 3 महीने की समावधि प्रदान करता है, जिससे आगे अधिनियम के तहत कोई भी मुकदमा चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर बिल्कुल सही है आपका, और 2 नंबर यहाँ पर गलत है, क्योंकि अधिनियम की धारा जो आपकी थी 1922 उसमें धारा 4 के तहत की गई थी, आपने पढ़ा ऊपर अभी, तो यहाँ पर 2 नंबर गलत हो गया, तीसरा भी सही है, तो 1 और 3 ही केवल यहाँ पर सही है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून, 17 मई, 21 जून या 21 मई? सही आंसर हो जाएगा 17 जून। ए नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये टोटल 100 क्वेश्चन है, और आपको वन रोग से संबंधित अभी भी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर तरह के लेवल के क्वेश्चन उसमें शामिल किए गए हैं अलग अलग टेस्ट सीरीज में। फुल मॉक टेस्ट टोटल 10 हैं, और सभी में क्वेश्चन अच्छे हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी है, वो भी हैं आपके, और करंट अफेयर्स का भी टेस्ट सीरीज है, तो सभी आपको कराए जाएंगे। तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको अपडेट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।